नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देखें न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज है सियासत का सुपर सैटरडे और इसलिए आज की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं कोलकाता में। आपको बता दें, आज पूरा विपक्ष एकजुट होने जा रहा है। ममता बनर्जी के मंच पर देश भर के बड़े सियासी दिग्गज, विपक्षी नेता साथ दिखाई पड़ेंगे। 4 तस्वीरें सबसे पहले देखिए, यानी विपक्षी एकता की बिल्कुल वैसी ही महातस्वीर कोलकाता में दिखाई देने वाली है जैसी बेंगलुरु में कांग्रेस जेडीएस सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान दिखी थी, या फिर यूं कहिए कि उससे भी बड़ी तस्वीर होगी। 77 के बाद ज्योति बसु ने जो एक मेगा रैली की थी, उसके बाद वो रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी क्या है यहां पर ममता दीदी की, ये भी सवाल है। और 7 से 8 लाख लोग यहां पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। उधर ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि महागठबंधन की ये महारैली केंद्र सरकार और बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। हालांकि विपक्ष में न तो प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई एक राय है, न ही सीटों के बंटवारे पर सहमति, और ऐसे में सिर्फ एक मंच पर आकर विपक्ष मोदी सरकार को क्या संदेश देना चाहता है। क्या चुनाव तक विपक्ष की ये एकता टिकी रह पाएगी, सवाल ये भी बड़ा है। और 4 तस्वीरें देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, एकजुट हो पाएगा क्या विपक्ष? हालांकि वो भी तब जब 7 बड़े नेता, याद रखिए, विपक्ष से ही यहां मौजूद नहीं हो रहे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत, मायावती समेत, ये सब प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले इकट्ठे हुए हैं। इनके ख्वाब अधूरे रहेंगे और जितने लोग ब्रिगेड के मैदान में आए हैं उस पर तो ममता जी दावा कर सकती हैं कि वो उनके समर्थक हैं, लेकिन वो आए नहीं हैं, प्रशासन के जरिए लाए गए हैं, और जो लोग बाहर हैं वो सब बीजेपी के साथ हैं। मैं आदरणीय ममता दीदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सभी नेताओं को बुला करके पूरे देश में संदेश भेजने का काम कर रही हैं। देश चाहता है कि नई सरकार बने, हर वर्ग के लोग दुखी हुए, संकट में हैं, इसलिए मैं समझता हूँ आज बंगाल से और खासकर दीदी के यहाँ से जो संदेश जाएगा वो और जगह भी इसी तरह का बदलाव का संदेश होगा। जो धर्म में हमें बांटना चाहते हैं, हम उनको अलग खड़ा करना चाहते हैं। ये भारत हम सबका है, वो कोई धर्म हो उसका। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है, 7 जून 1977 ज्योति बसु ने कांग्रेस के खिलाफ ऐसे ही विपक्षी दलों को एकजुट किया था। आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है, चेहरे बदल गए हैं। और बड़ी खबर इससे पहले कि ट्वीट कर आपको बता दें क्या कहा ममता बनर्जी ने। यूनाइटेड इंडिया रैली के ऐतिहासिक पल में सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। मैं देश के सभी नेताओं और समर्थकों का स्वागत करती हूं। सब इस रैली में हिस्सा लेकर सशक्त, मजबूत और एकजुट भारत का निर्माण करें। तो ये रैली, इससे जुड़ी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ सौरभ, मेरे सहयोगी, जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। और सौरभ, जरा बताइए, तैयारी जितने बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बृहस्पतिवार से ही हमने सुना कि वहां पर लगभग 1 लाख लोगों के रहने, ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था की गई। आज कितनी बड़ी संख्या यहां पे समर्थन के रूप में हमें दिखाई देने वाली है? और विपक्षी एकता की बात करें तो बड़े बड़े चेहरे कौन से मौजूदगी अपनी दर्शाएंगे? ये बिल्कुल, ये जो रैली है ये कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में हो रही है। और यहाँ पर अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारी जो ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं वह काफी संख्या में यहाँ पहुंच गए हैं, या यूं कहें कि लाखों की संख्या में। हालांकि पार्टी के जो भी है वह इस मैदान में इकट्ठा होगी, लेकिन यह जरूर है कि 3 से 4 लाख की भीड़ यहाँ जरूर आ गई, क्योंकि अभी से ही तो लगता है कि करीब 1 लाख की जो भीड़ है वह मैदान में पहुंच चुकी है। अगर महागठबंधन के करीब तो 17 पार्टी के जो नेता है वह मत पर, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर शरद यादव हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिर
अखिलेश यादव, वो तमाम जो नेता हैं वह यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि कलकत्ता की बात करें तो यहाँ कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि वह रैली में शामिल नहीं होंगे और उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन अगर प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो वह उनका कहना है कि देखिए ममता का जो भी एजेंडा है हम उसके खिलाफ हैं और खिलाफ आगे भी करेंगे, लेकिन चूंकि आज राहुल गांधी ने समर्थन किया है तो मैं भी उसका समर्थन करूंगा। तो निश्चित तौर पर तो आने वाला चुनाव है उसमें ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और दूसरी तरफ अगर चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो साउथ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वह केवल इसलिए आज की रैली में शिरकत नहीं कर रहे हैं क्योंकि मंच पर चंद्रबाबू नायडू रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की यह कोशिश जरूर है कि महागठबंधन के तमाम नेताओं को एक साथ इकट्ठा किया जाए, लेकिन जो खबरें आ रही है उसमें लग नहीं रहा कि ममता बनर्जी अपने मकसद में कामयाब होगी। चलिए आखिरी मिनट तक देखना होगा सौरभ चेहरे कौन से पहुंचते, लेकिन जरा जल्दी से ये भी बता दीजिए मौसम कैसा है वहां पर और कब तक इस रैली की शुरुआत हो जाएगी, कितने बजे हम उम्मीद करें? कि बिल्कुल 12 बजे टेंटेटिव समय रखा गया है रैली की शुरुआत की, लेकिन मुझे लगता है कि रैली शुरू होने में यानी कि जो नेता संबोधन करेंगे या भाषण देंगे उसमें करीब 1 बजे का समय लग जाएगा शुरू होने में। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो मौसम काफी अच्छा है, बिल्कुल ठंड नहीं है, यहाँ पर धूप है और लोग एक तरीके से कहें तो अपने जो भी हुआ आप स्वेटर पहन के आए थे उसको उन्होंने उतार दिया है, सड़क में घूम रहे हैं। तो मौसम काफी अच्छा है, बस जो कार्यकर्ता है वह इंतजार कर रहे हैं कि वो कब उनके जो नेता है वह मंच पर आए और अपने भाषण से कार्यकर्ताओं को संबोधित करे। जी ठीक है सौरभ, बने भी रहिएगा, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बातचीत के लिए। तो देखिए जो चेहरे पहुंच रहे हैं ममता की रैली में किनकी मौजूदगी रहेगी वो भी देखते चलिए। बीएसपी से सतीश चंद्र मिश्रा, क्योंकि मायावती नहीं पहुंच रही हैं तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव खुद पहुंचे हुए हैं, कल ही पहुंच गए थे। तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे, उनके भी मौजूदगी वहां पे दिखाई देगी। और बड़े चेहरे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जब पहुंच रहे हैं तो वाईएसआर कांग्रेस के चीफ वहां पे नहीं मौजूद होंगे। और इस रैली के मायने समझने की पूरी कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है और आइए उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। कुछ मेहमान बाद में जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ माधव आनंद जी आरएलएसपी से मौजूद हैं स्टूडियो में ही, और साथ ही अजय कुमार जी एलजेपी से मौजूद हैं। और सबसे पहले माधव आनंद जी, क्योंकि अब तो राहें अलग हैं, इस रैली को मैं आपके नजरिए से समझना चाहती हूँ, क्या देख पा रहे हैं? देखिए 2019 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है एक बहुत ही अहम चुनाव है देश के लिए, और महागठबंधन जो है एक मजबूत गठबंधन है। देखिए तमाम पार्टी जो है का जो एनडीए के पार्ट नहीं है, हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि देश हित में, संविधान के हित में, संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए ये मोदी जी की सरकार को 2019 में पुनः जो है स्थापित नहीं करना है। इसके लिए हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तमाम क्षेत्रीय पार्टी कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। ममता बनर्जी का जो आज का रैली है निश्चित रूप से विपक्ष की एकजुटता को दिखाने का काम करेगा। और लेकिन ये भी बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जब केंद्र में भागीदारी की बात होगी तो या तो जो है सो बीजेपी लीड करेगी या कांग्रेस लीड करेगी। जो तीसरे फ्रंट का जो स्कोप है वो बहुत नहीं के बराबर है। वो तो लीड तब करेगी ना जब ऐसा वैसा सपोर्ट मिलेगा जनता का 2019 में, तब भी लीड करेगी जब भरपूर समर्थन ना मिले, या फिर आपको लगता है कि कहीं ये, क्योंकि ये जो सपने देखे जा रहे हैं चाहे मायावती हो या अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, उनके ममता दीदी को अभी आपने देखा वो क्यों कर रही हैं हम सभी समझते हैं, तो वो तस्वीर बदलती भी नजर आ सकती है। साढ़े चार पौने 5 साल में मोदी जी ने सिर्फ जो है सो देश को ठगने का काम किया है। आप किसी भी फ्रंट पे ले लीजिए, चाहे ये अर्थव्यवस्था की बात करें, फॉरेन पॉलिसी की बात करें, चाहे जितने भी उन्होंने 2014 में वादा किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। पौने 5 साल की सरकार रहती है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, इतना बहुमत है कि हम लोग विपक्ष की पार्टियां चाह के भी नहीं गिरा सकती। और आप बताइए कि 5 साल में उनको नजर आरक्षण का नहीं नजर आता है। और 5 साल जब अब इलेक्शन के टाइम उनको आरक्षण नजर आ रहा है, उनको 5 साल पहले जो है राम मंदिर का मुद्दा समझ में नहीं आ रहा था। और चूंकि जनता के ध्यान को भटकाना है, जनता उनसे क्वेश्चन ना पूछे, सवाल फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये चीजें इतनी देर में क्यों याद आई।
नहीं, मैं एक जवाब देना चाहता हूं। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एनडीए का पार्ट रहते हुए भी हम लोग ने सड़क पे आने का काम किया, चाहे कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट में हो, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के अगेंस्ट में हो, या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति या शिक्षा व्यवस्था को। हम लोग सरकार, हम गद्दी से चिपकने वालों में से नहीं रहे। 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार में रहते हुए भी मांग किया, और आज को सरकार के पार्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी मैं सीधा रुक कर लेती हूँ। हमारे साथ रमन कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने क्या कहा है इस बड़े स्तर पर जो रैली हो रही है इसको लेकर के, वो भी सुनवाते हैं, फिर रमन कुमार का रुख करते हैं। आज ममता दीदी ने सारी नॉन बीजेपी पार्टीज को यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि मोदी और अमित शाह जी का जो जोड़ी है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है, और उनको हराना किसी भी हालत में देश को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ममता दीदी की इस पहल का स्वागत करता हूँ, और आज मैं भी इसमें शामिल हो रहा हूँ। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। और रमन, जरा बताइए कितनी पैनी निगाह है इस रैली के ऊपर, और जो कह रहे हैं कि ये क्या समझाने की कोशिश हो रही है? बीजेपी समझ पा रही है कि देश का मूड बीजेपी के खिलाफ है, ये दर्शाने की कोशिश इस रैली के माध्यम से की जाएगी? रमन, आवाज मिल रही है? आपने शहनवाज हुसैन बीजेपी प्रवक्ता का बयान सुना कि प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई है। बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। जी। शहनवाज हुसैन का आपने बयान सुना कि प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई है, क्योंकि नजर 2019 के लोकसभा चुनाव पे है, और कहीं ना कहीं मायावती और ममता बनर्जी दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर इससे पहले भी जो बीजेपी के खिलाफ जितने भी राजनीतिक दल हैं, जिनको कांग्रेस से भी परहेज है, उनको एक मंच पर इकट्ठा करने की लगातार कोशिश करती रही हैं। और ममता बनर्जी के मन में या टीएमसी के नेताओं के मन में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा इच्छा है कि ममता बनर्जी एक बार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि दूसरी बार पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही है। और इस बार सभी राजनीतिक दलों को जो कि बीजेपी के खिलाफ हैं, उनको एक मंच पर इकट्ठा करके ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अपने बयान में लगातार ये कह रहे हैं कि 125 से ज्यादा सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी, और बाद में जो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद का नतीजा आएगा उसमें गैर कांग्रेस गैर बीजेपी जो राजनीतिक दल हैं वही ताकत रखते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बने, किसकी सरकार बने। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी की जो ताकत पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है वो भी ममता बनर्जी के लिए कहीं ना कहीं खतरा है, और उसको लेकर ही उन्होंने एक बड़ी रैली करके संदेश देने की कोशिश की है कि टीएमसी का वजूद, टीएमसी की ताकत पश्चिम बंगाल में कम नहीं हुई है, और नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एक बड़ी रैली करके वो संकेत देने की कोशिश करनी है कि वो सिर्फ पश्चिम बंगाल की नेता नहीं बल्कि पूरे देश की बड़ी नेता हैं। ठीक है रमन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त अब 2 और खास मेहमान जुड़ गए, राजीव जेटली जी बीजेपी से और सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले अब राजीव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और जरा ये समझाइए, क्योंकि सीधा सीधा तो निशाने पर आप ही लोग हैं, मकसद इस रैली का, इस मेगा रैली का, क्योंकि हम 1977 को नहीं भूल सकते, कांग्रेस के खिलाफ ज्योति बसु ने एक बड़ी रैली की थी, और अब बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी एक मेगा रैली कर रही हैं, उससे भी बड़ी रैली होगी ये, इसका भी दावा किया जा रहा है। इसका मकसद आपको क्या नजर आता है? आपके नजरिए से क्या समझ आता है आपको? देखिए, एक ही मकसद है। आपके चैनल के ऊपर अभी आपके संवाददाता ने भी वही बात क्लियर करी। हर व्यक्ति इस देश का जो भी राजनीतिक पार्टियों से आते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से आते हैं, जहां पर 50 भी सीटें नहीं होती, और वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती जी बनना चाहती हैं, यहाँ ममता जी बनना चाहती हैं, लेकिन क्यों बनना चाहती हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी लोग जब भी कोई नारा लगाते हैं, आजकल देखिए, आवाज दो हम एक हैं, आप उनका नारा सुनिएगा, आवाज दो, उसके बाद दूसरा जो नाम निकलेगा वो केवल इतना निकलेगा कि मोदी जी को हराना है, मोदी जी को हटाना है। इनकी राजनीतिक पार्टियों के अंदर अब एजेंडे खत्म हो गए हैं, नारे खत्म हो गए हैं। जनता सुनने आती है तो ये सभी लोग एकजुट होकर एक ही नारा देते हैं। अलग अलग राज्यों से अलग अलग जातियों की राजनीति करने वाले छोटे से लेके बड़े नेता वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, और वो जातियां जो अपने ही राज्य के अंदर दूसरी जाति के ऊपर इल्जाम लगाती है, वो दोनों नेता एक साथ खड़े होने वाले हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान दीजिएगा कि हर व्यक्ति अपनी जाति को बरगलाकर केवल एक ही संदेश देना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री को हटाने में हमारा सहयोग कीजिए। तो इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर इनका बस चले तो वेस्ट बंगाल को देश बना के वहां का प्रधानमंत्री बने, इनका बस चले तो उत्तर प्रदेश को भी अलग देश बना के वहां के प्रधानमंत्री बने। इनका एजेंडा केवल इतना है कि अपने भ्रष्टाचारों को दबाना है और सभी लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर ये अलायंस ना बना, मोदी जी दोबारा आए तो जो मुहिम छेड़ रखी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन सब में इनके ऊपर गाज गिरने वाली है। और कोई एजेंडा नहीं है, जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। इनका सरोकार केवल अपने परिवारों से है, अपने आप से है। अपने भ्रष्टाचारों को दबाने के लिए जो मुहिम शुरू की है वो आज सारी आपको एक ही मंच पर नजर आने वाली है। और ये सरोकार जो है ये कैसे प्रूव करेंगे जनता के बीच जाके? सुरेंद्र राजपूत जी, अगला सवाल मेरा आप ही से होगा, लेकिन ब्रेक के बाद। हालांकि सवाल यही होगा कि क्या ये भी आप लोगों के लिए एक मुश्किल घड़ी नहीं है, या फिर खुद आप ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच गए हैं कि एक क्षेत्रीय दल आपके साथ होते हुए इस बात की टक्कर दे रहा है कि पीएम कौन बनेगा? चेहरा स्पष्ट नहीं है कांग्रेस से। क्या ये भी एक कमजोरी नहीं है, हार नहीं है एक तरीके की? सवाल ये भी होगा। साथ ही हमारे साथ अजय कुमार जी एलजेपी से भी हैं, उनके पास भी आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद यही सवाल।